हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 12 का है और ये चैप्टर 9 है। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यनीति। कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं जिससे हमको खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सके, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। क्योंकि हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहली समस्या भोजन। रोटी, कपड़ा और मकान, आप लोग सुने होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी पहले आता है, फिर उसके बाद कपड़ा, फिर उसके बाद मकान। अब और इसमें जोड़ दिया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया है। तो चलिए हम देखेंगे कि हमारे देश में जो बढ़ती हुई आबादी है उसके लिए भोजन तो अति आवश्यक है और हमारे पास कृषि योग्य भूमि भी सीमित है। उस सीमित कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे होगा, इसके लिए सरकार ने कुछ कार्य नीति बनाई है। इसलिए कि हमारी सरकार की ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि भूखे किसी आदमी को मरने नहीं दिया जाएगा। तो भोजन चाहिए, तो इसके लिए कार्य नीति अपनाई गई है। तो कार्यनीति के अंतर्गत कई हम लोगों को पढ़ना, ओवरव्यू में एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ना है, एनिमल ब्रीडिंग पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है, सिंगल सेल प्रोटीन को पढ़ना है और टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, इसका हिंदी होता है पशुपालन। ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम लोगों को क्या करना है? तो देखिए, इसका परिभाषा होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं को पालने, उसका रखरखाव, उसका देखरेख और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती है, उस सारे का जो अध्ययन किया जाता है पशुओं से संबंधित, हम उसी को बोलते हैं कृषि विज्ञान भी कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। चूंकि ये कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, तो पशुपालन का परिभाषा हो जाएगा कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं को पालने, उसका देख रेख करने इत्यादि की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। अब पशुपालन के अंतर्गत भी कई काम आते हैं, जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, दूध उत्पादन केंद्र, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन और फिशरीज आते हैं। तो ये तमाम कार्य जो आते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे बच्चों, अब हम लोग को डेयरी फार्म मैनेजमेंट में दूध उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अच्छे नस्ल के गाय भैंस को पालना, उसके रख रखाव, उसके भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दूध का उत्पादन, दूध का भंडारण, दूध का वितरण, ये सारी जो व्यवस्थाएं होती है हम इसी को बोलते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम लोग गाय और भैंस को पालते हैं। तो गाय और भैंस में अधिक दुधारू नस्ल के गाय और भैंस को पालते हैं। अधिक दुधारू नस्ल के गाय और भैंस को पालने में तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस, याद रहे, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस और भैंस का वैज्ञानिक नाम बोविलिस है ना, बोविलिस है ना, बुफैलो बोविलिस, ठीक है, या बुफैलो बोविलिस हम लोग कह देंगे। तो ये हो जाएगा भैंस का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिका, गाय का वैज्ञानिक नाम, और बोस बोवेलिस। ये बोस बोवेलिस जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं बोस बोवेलिस, पहले बोस इंडिका ये गाय के लिए है, और बोस बुवेलिस ये भैंस के लिए है। गाय और ये भैंस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस और बोस बोवेलिस, ये गाय भैंस के वैज्ञानिक नाम। हम उच्च नस्ल के गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं। जैसे उच्च नस्ल के हम लोग गाय में देखते हैं साहिवाल है, रेड सिंधी है, जर्सी है, कर्न स्विस है, कर्न फ्राइस है, ये सब के सब गाय के नस्ल है। भैंस में मेहसाना है, मुर्रा है, जाफराबादी है, नागपुरी है, सुरती है, कैर है,
पंजाबी है, हरियाणवी है, ये सब के सब गाय के अधिक दुधारू नस्ल होते हैं। याद रहे कि गाय में जो साहिवाल है, साहिवाल जो नस्ल है वो सबसे अधिक दूध देने वाली है, और भैंस में मुर्रा, जो भैंस में मुर्रा नस्ल होती है वो सबसे अधिक दूध देती है। क्लियर है इसमें। अब देखिए हम लोग को पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म कहते हैं वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा मुर्गियों को पालने, उसके रख रखाव, उसका देख रेख, ठीक है, अंडे का संग्रह, अंडे का वितरण, ये सारी जो क्रियाएं होती है, ये सारी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, मुर्गी पालन बोलेंगे। मुर्गी पालन में मुर्गा, मुर्गी, तितर, बटेर, इस सभी को पाला जाता है। क्लियर है ये बात को। अच्छा, मुर्गी में भी दो नस्लें होती है, एक होती है देसी, एक होती है हाइब्रिड। तो देसी नस्ल में आता है बसरा, असील, घाघस, चटगांव, ये आता है देसी नस्ल में। क्या होगा, देसी नस्ल की मुर्गी, देसी नस्ल की, देसी नस्ल या देसी की मुर्गी, देसी नस्ल की मुर्गी। घाघस, घाघस, चटगांव, बसरा, असील इत्यादि की, ये सब के सब देसी नस्ल की मुर्गी है। इसी जगह हम लोगों को हाइब्रिड जो है, जो अधिक अंडे देने वाली मुर्गी होती है, तो हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड, हाइब्रिड इसके आता है, हाइब्रिड में आएगा आपको HH 260, HH 260, 260, B77, B77, ILS 82, ये सब वैरायटी जो है वो अधिक अंडे देने वाली है। ये मुर्गी जो अधिक 260 है, ये 260 अंडे देती है, 200 से लेकर 260, ये 200 से लेकर के अधिक अंडे देती है, ऊपर देती है। और ये जो है ILS 82 भी, ये 200 से प्लस अंडे देती है। मतलब ये 200 से ज्यादा अंडे देने, प्रति वर्ष अंडे देने वाली मुर्गी होती है। क्लियर है ये बात। अब हम लोगों को देखिए एनिमल ब्रीडिंग में, एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग देखते हैं दो तरह की ब्रीडिंग है, एक है इन ब्रीडिंग और एक है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग कहते हैं एक ही नस्ल के मेल और फीमेल पशुओं के बीच जो प्रजनन की क्रिया होती है, ब्रीडिंग की क्रिया होती है, एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के बीच जो ब्रीडिंग की क्रिया होती है, हम उसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे देसी गाय है और देसी सांड है, तो देसी गाय और देसी सांड के बीच जो ब्रीडिंग की क्रिया होगी ये कहलाएगा इन ब्रीडिंग कहलाएगा। अब आउट ब्रीडिंग, अगर दो अलग अलग नस्ल है, एक देसी है, एक जर्सी है या हाइब्रिड है, इस दो नस्ल के बीच जो होता है हम उसको आउट ब्रीडिंग कहते हैं। अब आउट ब्रीडिंग में हम लोग, एक आउट क्रॉस ब्रीडिंग होता है, एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक होता है इंटरब्रीड एंड हाइब्रिडाइजेशन। इंटरब्रीडिंग, ब्रीड हाइब्रिडाइजेशन, इंटरब्रीड हाइब्रिडाइजेशन। ये इंटरब्रीड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले इसको देखिए आउट क्रॉस, जो दो अलग अलग नस्ल के बीच होगा तो हम लोग आउट क्रॉस बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो निम्न और उच्च गुण वाले पशुओं के बीच होगा, कम दुधारू अधिक दुधारू, है ना। तो कम दुधारू वाला जो सांड होता है, जिसके नस्ल के सांड होते हैं, उसको अगर हम लोग ब्रीड कराते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि कम दूध देने वाली गाय को अधिक दूध देने वाले नस्ल के जो सांड होते हैं उससे जो ब्रीड कराते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है दो अलग अलग जाति के बीच, जैसे घोड़े और गधे, दो अलग अलग, घोड़े की जाति अलग, गधे की जाति अलग, तो उस दोनों की जाति के बीच जो ब्रीडिंग की क्रिया होती है हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मेल एस और क्रॉस कराएंगे फीमेल हॉर्स से, तो बन जाएगा मूल, खच्चर बन जाएगा। और इसी जगह हम लोग देखते हैं कि फीमेल एस है, और इसको हम लोग क्रॉस करा देंगे हम लोग मेल हॉर्स से करा देंगे, मेल हॉर्स से कराएंगे,
तो ये बन जाएगा हिन्नी, हिन्नी, हिन्नी बन जाएगा। तो मूल और हिन्नी, यहाँ हम लोग घोड़ा और गधी के बीच अगर क्रॉस होता है तो मूल बनेगा, और घोड़ी और गधा के बीच तो घोड़ी यहाँ सॉरी फीमेल गधी और मेल हॉर्स घोड़ा के बीच अगर क्रॉस होता है तो यहाँ बनेगा हिन्नी। ये दोनों के दोनों इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रॉयल नेचर के होते हैं, मतलब इससे बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है इसमें? अब देखिए आप लोग को एक मोएट, मोएट हम लोग को देखना, मोएट, मोएट, ये जो मोएट है मल्टी ओवुलेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मल्टी ओवुलेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर है, तो मल्टी ओवुलेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर में होता है कि हम हार्मोन का उपयोग करके गाय और भैंस से अधिक संख्या में ओवम उत्पन्न करने की क्रिया कहलाता है मल्टी ओवुलेशन कहलाता है। और ये मल्टी ओवुलेशन में 6 से लेकर 8 ओवम एक बार में उत्पन्न किया जा सकता है। और इसका जो हम इम्ब्रियो ट्रांसफर जो करते हैं कि इस तरह से ओवम प्राप्त करके उस ओवम को फर्टिलाइजेशन के बाद जब 8 से लेकर 32 सेल की जो अवस्था होती है, हम उस अवस्था का तकनीक के द्वारा हम फीमेल जैसे कौ हो जाए या भैंस हो जाए, हम उसके गर्भाशय में या उसके शरीर में प्रवेश करा कर स्थापित करा करके हम बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। तो याद रखना है कि इसमें ओवम एक बार में ओवम जो उत्पन्न हो जाएगा वो 6 से 8 होगा, और इम्ब्रियो ट्रांसफर में जो होगा वो 8 से लेकर 32 सेल स्ट्रक्चर होगी, 8 से 32 सेल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया बात? ये मोएट के अंतर्गत आ गया। अब हम लोगों को अगला टॉपिक देखना है बी कीपिंग। तो आइए हम देखते हैं बी कीपिंग को। देखिए अब आप लोगों को बताना बी कीपिंग के बारे में, मधुमक्खी पालन। ये मधुमक्खी पालन क्या होता है? बी कीपिंग, बी कीपिंग होता है कि वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा मधुमक्खी को पालने, उससे हानि प्राप्त करने, उसके भंडारण, उसके वितरण, ये सारी व्यवस्थाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? बी कीपिंग बोलेंगे, मधुमक्खी पालन बोलेंगे। क्लियर है? इस बात को समझ में आ गया? मधुमक्खी पालन। और ये मधुमक्खी पालन जो होता है, उस मधुमक्खी पालन में पहले एक होता है नेप्चुरल फ्लाइट, कुंवारी उड़ान होती है। ब्रीडिंग के लिए क्वीन उड़ान भरती है, और उड़ान भरने के बाद वो मेल के साथ ब्रीडिंग करती है, और ब्रीडिंग करने के बाद फिर वापस वो छत्ते में आती है, उसके बाद अंडा देना शुरू करती है। तो अंडे के लिए जो फ्लाइट भरती है, उड़ान भरती है मधुमक्खी, तो उसको हम लोग कहते हैं नेप्चुरल फ्लाइट। और स्वार्मिंग, नए छत्ते, अगर कोई छत्ता में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि धुआं का, जैसे कि चींटी लग जाता है, या कोई और भी डिस्टर्बेंस रहता है, तो मधुमक्खी छत्ता को हटा लेती है। तो छत्ते के, नए छत्ते के निर्माण के लिए जो मधुमक्खी उड़ान भरती है, हम उसको बोलते हैं स्वार्मिंग। क्लियर है? मधुमक्खी के एक छत्ते में 50 से लेकर के 80,000, जरा सोच लीजिए, 50 से लेकर 80,000 की संख्या में मक्खी होते हैं। और ये मक्खी 3 प्रकार के होते हैं। एक क्वीन होती है, उसके बाद जो है 400 से 500 तक ड्रोन होता है। ड्रोन को हम मेल भी कहते हैं, मेल कहते हैं, मेल भी कहते हैं। और उसका रेस्ट जितने भी होते हैं सब के सब वर्कर होता है। और ये जो वर्कर होते हैं, इस वर्कर में काम बटे होते हैं, सारे के सारे वर्कर्स के बीच काम बटे। कुछ का काम है छत्ते की देखरेख करना, कुछ का काम है छत्ते की सफाई करना, कुछ का काम है छत्ते में हवा का प्रबंध करना, कुछ का काम है शत्रु से सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि काम का बंटवारा रहता है, लेबर डिवीजन रहता है कीट। इसलिए हम लोग मधुमक्खी को हम सोशल बी भी कहते हैं, सामाजिक कीट भी कहते हैं। अब देखिए ये जो इसके अंदर क्वीन जो होती है, क्वीन निषेचन के बाद, जो ब्रीडिंग के बाद, नेचुरल फ्लाइट के बाद ब्रीडिंग होती है, और ब्रीडिंग में अंडे देती है। तो 2 प्रकार के अंडे देती है, एक फर्टिलाइज एग होता है और एक अनफर्टिलाइज एग होता है। एक फर्टिलाइज निषेचित अंडे और एक हो जाता है अनिषेचित अंडे। तो मधुमक्खी के निषेचित अंडे से क्वीन उत्पन्न होता है, पहला लार्वा क्वीन बनता है, और बाकी जितने के जितने होते हैं सब फीमेल होते हैं, बट वर्कर कहलाते हैं। इसमें एक जो है पहला लार्वा जो होगा वो क्वीन बन जाएगा, बाकी जितने भी होंगे सब के सब वर्कर कहलाएंगे। वर्कर भी फीमेल होते हैं और ये फर्टिलाइज एग से निर्मित होते हैं। इसका जो अनफर्टिलाइज एग है, अनफर्टिलाइज से ड्रोन बनता है, जिसको हम लोग मेल भी कहते हैं।
क्लियर है? तो याद रहे कि मधुमक्खी के छत्ते में दो प्रकार, मधुमक्खी छत्ते में जो है मधु रानी मक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, एक निषेचित एक अनिषेचित देती है। और यही कारण है कि इसका यहाँ जो मधुमक्खी में अनिषेचित अंडे से जो मेल बनते हैं हम इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोकार्पी बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया कहते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस बिना निषेचन के जो संतान उत्पत्ति होती है। हम देख रहे हैं यहाँ का अनिषेचित से यानी हैप्लॉइड सेल से यहाँ पर मेल बन रहा है, तो ये कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। क्लियर है ये बात? अब देखिए हम लोग इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम जो फेमस है वो एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा भी होता है, एपिस फलेरिया भी होता है। ये कई जाति मधुमक्खी की पाई जाती है। अब आइए मछली पालन, हम लोग देते फिशरी, मछली पालन। किसी जलाशय में हम वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा मछलियों को पालने, मछलियों को पकड़ने, मछलियों का रखरखाव, मछलियों का भंडारण, मछलियों का वितरण, ये सारी क्रियाएं जो एक साथ होती है जिसके अंतर्गत होती है हम उसे कहते हैं फिशरी, मछली पालन कहते हैं। एक तालाब में हम लोग कई प्रकार की मछलियों को पालते हैं। अब इसमें देखिए मछली पालन में जो होती है तो समुद्री मछली, और जो समुद्री मछली है ये मीठे जल की मछली है। मीठे जल की मछली में रोहू, कतला, नैनी, बुआरी, ये सब के सब मीठे जल की मछली होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है। जबकि समुद्री जल की मछली में आते हैं बॉम्बे डक आते हैं, पॉम्प्रेट आता है, हिल्सा आता है, चानन आता है, ये सब के सब क्या आते हैं, ये समुद्री मछली होते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ तक? अब देखिए इसमें हम लोगों को अगर ये हम लोग ब्लू रिवोल्यूशन, एक होता है ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति, मधुमक्खी के सॉरी नीली क्रांति, मछली पालन के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति को, मछली पालन के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? मछली पालन में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति को हम बोलते हैं नीली क्रांति बोलते हैं। और सिल्वर रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन होता है, सिल्वर रिवोल्यूशन, रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति, ये रजत क्रांति जो होता है ये रजत क्रांति होता है अंडे उत्पादन के क्षेत्र में, अंडे उत्पादन के क्षेत्र में जो अत्यधिक वृद्धि होती है उस अत्यधिक वृद्धि की स्थिति को हम लोग बोलते हैं रजत क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन। अंडे उत्पादन, जब मुर्गी पालन करेंगे हम उसमें अंडा उत्पादन भी करते हैं, तो जब अंडा उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी, काफी अधिक संख्या में हम जो व्यावसायिक स्तर पर उसका उत्पादन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो वो अत्यधिक उत्पादन की स्थिति को हम क्या बोलेंगे? रजत क्रांति कहेंगे, रजत क्रांति। और इसी तरह देखिए एक है फ्लड रिवोल्यूशन या व्हाइट रिवोल्यूशन हम लोग कहते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ये जो श्वेत क्रांति होता है ये श्वेत क्रांति होता है दूध उत्पादन के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि की स्थिति को हम लोग अधिक दुधारू नस्ल के पशुओं को पाल करके दूध के उत्पादन में जो बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो हम उस स्थिति को क्या बोलेंगे? व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं, फ्लड रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो याद रहे मछली पालन में वृद्धि की स्थिति को हम बोलेंगे नीली क्रांति, अंडे उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि को बोलेंगे हम लोग रजत क्रांति, और दूध उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि को हम बोलेंगे श्वेत क्रांति बोलेंगे। क्लियर है? अब चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग के। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। पादप प्रजनन क्या है हम लोग कि इसमें भी निम्न गुण वाले को उच्च गुण वाले के साथ हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, और ब्रीडिंग करवाने के बाद हम लोग हाई क्वालिटी का प्लांट उत्पन्न करते हैं जिससे हम प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत या प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत कई स्टेप आता है। पहले आता है कलेक्शन आता है, फिर सिलेक्शन, कलेक्शन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, फिर सीड ऑब्टेन, फिर ट्रीटमेंट, फिर पैकिंग, उसके बाद हम बाजार में इसको उपलब्ध कराते हैं ताकि हमको अच्छे बीज की प्राप्ति हो सके। और जब अच्छे बीज की बुआई करेंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसमें हम लोग देखते हैं हाई यील्डेड वैरायटी, हाई यील्डेड वैरायटी जो लेते हैं, हम हाई यील्डेड वैरायटी से गेहूँ है, पैडी है, ठीक है, उसका मेज है, शुगर कैन है। तो हम लोग देखते हैं जो व्हीट है, व्हीट का वैज्ञानिक नाम ट्रैक्टिकम एस्टिवम है, और धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सतिभा, और मेज का है जया मेज। ये वैज्ञानिक नाम है, ये सब के सब क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब उसके बाद हम लोग हाई यील्डेड वैरायटी में गेहूं में कल्याण सोना, सोनालिका,
ये सब के सब जो है अच्छी वैरायटी है, अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। और पैडी में हम लोग रत्ना, पद्मा, जया, ये इंडिया में उत्पन्न किया गया है, हाई यील्डेड वैरायटी। इसके बाद थाईचुंग नेटिव फर्स्ट, ये जो है ताइवान में किया गया है। और IR8 ये किया गया है, IRR फिलीपींस में किया गया। ये फिलीपींस में इस वैरायटी को विकसित किया गया। ये सब के सब धान के उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्में हैं। मकई में हाई स्टार्च है, दक्कन है, शंकर है, रंकीत है, राजेंद्र है, गंगा 101, 102, कई वैरायटी है जो अधिक उत्पादन देने वाली होती है। हम लोग यहाँ जो गन्ना है ना, शुगर कैन, इसका जो सैकरम बारबेरी और सैकरम ऑफिसरम, ये वैरायटी जो है ये अधिक मोटा होता है और अधिक जूस उत्पन्न होता है इससे, और अधिक चीनी भी, गन्ना भी जो जिससे शुगर जो बनेगा तो इससे ज़्यादा, इस वैरायटी से ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए हम लोग को SCP, अगला टॉपिक हम लोग का SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ये होता क्या है, ये देखिए सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, और इसके उत्पादन से ऐसे सूक्ष्म जीव जिसके उत्पादन से अधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है, हम उसे SCP कहते हैं। SCP के एग्जाम्पल में हम लोग एस्पायरुलिना है, क्लोरेला है, कैंडिडा है, ये सब के सब SCP के अंतर्गत आते हैं। और इससे थोड़ी मात्रा में भी उपयोग करने पर अधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग इस SCP का उपयोग मुख्य रूप से दुधारू पशु के पशुचारा में, जो प्रोटीन युक्त पशुचारा होती है उसके कमी को दूर करने के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में हम SCP का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया बात। अब देखिए टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर भी एक प्रकार के पादप प्रजनन विधि होते हैं। इस विधि के द्वारा नए नए गुण वाले पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। हम लोग रासायनिक मेथड के द्वारा रासायनिक पोषक घोल में उत्तक के जो निर्माण की क्रिया होती है, रासायनिक पोषक घोल में उत्तक के निर्माण की जो क्रिया होती है, हम उसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर के द्वारा नए गुण वाले पौधे हम उत्पन्न कर जाते हैं। इसलिए जैसे फल है, सब्जी है, कई तरह की वैरायटी के हम लोग फल और सब्जी का उत्पादन टिश्यू कल्चर के द्वारा करते हैं। और इसी में माइक्रो प्रोपेगेशन, एक आता है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म परिवर्धन। तो बड़े स्तर पर जो हम लोग साग सब्जी का, फल का जो बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं वो कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। और किसी रासायनिक घोल में एक टोटीपोटेंसी भी होता है। अगर कोई अवशेष है, कोई एक्स पार्ट है प्लांट का, और उस एक्स पार्ट को हम रासायनिक पोषक घोल में डाल देंगे, और उस रासायनिक पोषक घोल में डालने के बाद हमको जो नया पौधा कंप्लीट प्लांट बन जाता है, हम इस क्रिया को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। इसमें आप लोग ये कमेंट करके हमको बताइए कि टिश्यू कल्चर में जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, उसके घटक कौन कौन होते हैं। याद रहे जो इसमें ये कंपोनेंट जो है कौन कौन होगा, जो रासायनिक पोषक घोल होते हैं, उस रासायनिक पोषक घोल में कौन कौन से अवयव कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसको कमेंट करके हमको बताएं। ठीक है। इसके बाद देखिए 1 से लेकर के 8 तक हम अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक का हम 1 शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल दिए हैं, ताकि कम समय में हमारे बच्चों को अच्छी तैयारी हो सके, अच्छा नंबर आ सके। इसके लिए हम मेहनत करके इस पर हम लोग वीडियो को डाल रहे हैं, ताकि आपका भला हो सके। और आपको जब ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने भी सर्किल के लोगों को, अपने जो आपके संगी साथी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई कहीं भी पढ़ा हो, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, उसको भी शेयर करके कर दें, ताकि पता चल जाए कि इतना जो है कम समय में पूरे के पूरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उसको टच किए हैं और आप लोगों को बताने का हम काम किए हैं, ताकि आप लोगों को कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं। तो आप भी इसका उपयोग कीजिए और अपने साथियों को भी इसका जो है फायदा पहुंचाइए। और अगर किसी भी प्रकार का, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए, हम उसका आंसर भी बताएंगे आपको। तो मेरे बच्चों, हम इसको शॉर्ट करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कम समय में हो सके। और देखिए, मैं अपने ऑफलाइन क्लास में NCERT का पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन बताता हूँ, बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ 11वीं का क्लास चल रहा है ऑफलाइन में, 12वीं का क्लास मेरे यहाँ जो है 6 जनवरी से क्लास शुरू होने वाला है। आप लोगों में से उसमें भी अगर कोई भी बच्चा अगर चाहे उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो ऑफलाइन क्लास मेरे यहाँ सहरसा सेंटर जो है मेरा
सहरसा में मिर्टोला चौक पर और इस्लामिया चौक पर 2 जगह मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है। उसमें ऑफलाइन क्लास बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है हम बता चुके हैं, मोबाइल नंबर 9431626839, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप संपर्क करके आप और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कम समय का जो शॉर्ट वीडियो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। कम समय में परीक्षा नज़दीक है, आप अगर चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं कम ही समय। चूँकि अब एग्जाम्स का समय ही कम बचा है आपके लिए। आप तो ये दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी आएगा, जनवरी के बाद फरवरी में 2 फरवरी से बिहार बोर्ड की एग्जाम तो शुरू होने वाली है। आप लोग तैयारी में लगने में लग जाए, जी जान से लग जाए। पहले पढ़ाई लिखाई कर लें, पहले अच्छे से पढ़ लें, अच्छा रिजल्ट हो जाए, फिर घूमने के लिए फिरने के लिए तो आपके पास समय बचा हुआ। अच्छा से अभी मेहनत कर लेंगे, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी आपकी। अभी अगर आप लोग 6 घंटा 8 घंटा मेहनत कर लेंगे तो ज़िंदगी में आराम करेंगे। और बेटा अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो सोच लो क्या होगा। नहीं, अभी अगर मस्ती कर लिया तो फिर आगे सोच लो 12वीं के बाद क्या होने वाला। तब 18 घंटा 12 घंटा 10 घंटा कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुफ्त की सलाह है, पढ़ लो 6-7 घंटा अभी पढ़ करके रिजल्ट अच्छा कर लो। जब रिजल्ट अच्छा हो जाएगा तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।